हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू मित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10 के बुक क्षितिज के गद्य खंड के पहले अध्याय और इस बुक के 10वें अध्याय को, जिसका नाम है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। तो पहले यहाँ हमें स्वयं प्रकाश, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए उसे हम पहले देख लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, में हुआ था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन में और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता है। तो उनका जीवन अधिकतर कहाँ बीता है? राजस्थान में। और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो फिलहाल एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद वे भोपाल में रहते हैं। वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वसुधा पत्रिका का संपादन करते हैं। और वो एक एडिटर है एक न्यूज़पेपर की, जिसका नाम है वसुधा। सो 8वें दशक में उभरे, यानी 1980s की बात हो रही है यहाँ, उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। यानी वो आज का जो कहानियां जो छपती है उसमें एक बड़ा भूमिका निभाते हैं। उनके 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उन्होंने बेसिकली 13 कहानियों को लिखा है। यहाँ हमें कुछ कहानियों को दिया है। पहला कहानी है हमारा सूरज कब निकलेगा, दूसरा है आएंगे अच्छे दिन भी, तीसरा है आदमी जात का आदमी, चौथा है संधान। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप बेसिकली इस कहानी को जरूर पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो उनके बीच में विनय और ईंधन, दो उपन्यास है उनके, नोवेल्स हैं, जिनका नाम है बीच में विनय और ईंधन, जो कि बहुत चर्चित रहे, बहुत ही फेमस है। पहले पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मान किया गया है। तो ये बेसिकली आप याद रख सकते हो, उनको जो सम्मान दिया गया उसमें आता है बनमाली पुरस्कार, राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार और बहुत सारे पुरस्कार वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मध्यम वर्गीय जीवन, वो एक मिडिल फैमिली से थे। तो वो एक मध्यम वर्गीय जीवन को जीते थे। सो कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियां में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो यहाँ स्वयं प्रकाश कैसी कहानियां लिखती हैं? डिस्क्रिमिनेशन बेस, यानी जब गोरों कालों में या जेंडर के बेसिस पर या जाति धर्म के बेसिस पर जब एक दूसरे पर क्या होता है, भेदभाव होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वह ये कहानियां लिखते हैं। तो रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी में वापस परंपरा को संबित करती है। तो यहाँ दिया गया है बेसिकली कि वो हिंदी के बहुत ही महान राइटर माने जाते हैं। तो यहाँ हमने नेताजी चश्मा शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो पहले देख रख सकते हैं हम। तो यहाँ दिया हुआ बेसिकली चारों ओर सीमाओं में घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। तो देश हम यहाँ दिया हुआ है कि भूभाग से नहीं बनता, कोई भी कंट्री अपने बाउंड्री से नहीं बनती। देश बनता है अपने नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से और इन सब के साथ रहने पर उसके प्रेम से और उनके समृद्धि के, और इसी के प्रयास को करने वाला व्यक्ति कहलाता है देशभक्ति, और इसको बोलते हैं देशभक्त। तो नेताजी का चश्मा जो यहाँ कहानी दिया हुआ है, उसके माध्यम से, इसमें एक पात्र है जिसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला, उसके माध्यम से हमें यहाँ के लेखक स्वयं प्रकाश जी करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करते हैं। यानी ऐसे देश के नागरिक जो बहुत देशभक्त में बहुत विश्वास रखते हैं, उसका योगदान को, देश के प्रति उसके योगदान को, उसके विश्वास को वो इस कहानी में बताना चाहते हैं, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीकों से बहुत बड़ा सहयोग करता है, बहुत बड़ा योगदान करता है। तो कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए, देशभक्त होने के लिए बड़े ही सिर्फ नहीं है, बच्चे भी अपना देश के प्रति देशभक्ति दिखा सकते हैं अलग अलग माध्यम से। तो चलिए वही हम इस पाठ में देखेंगे।
तो हमारा पाठ दिया हुआ है नेताजी का चश्मा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अगर इस कहानी के कैरेक्टर्स की बात करें, इसके पात्र की बात करें, तो इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर हैं इसके हवलदार साहब, और दूसरा कैरेक्टर है हमारा पान वाला, और तीसरा है यहाँ कैप्टन चश्मे वाला। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो हवलदार साहब बेसिकली हर एक 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में वहाँ उसको कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। तो यहाँ दिया हुआ है बेसिकली जो हवलदार साहब थे, यहाँ हमें बताते हैं स्वयं प्रकाश जी कि हवलदार साहब को कंपनी के कामों से, बहुत उनके संबंधित कामों से हर एक 15वें दिन क्या होता था, कस्बों से गुजरना पड़ता था। कस्बा बेसिकली क्या होता है, एक बाजार जैसा होता है जहाँ छोटी बड़ी दुकानें वगैरह होती हैं। तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वो इस पैराग्राफ में बताते हैं कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ क्या थी, पक्के के कुछ भी मकान थी और बाजार कहे जाना जैसा बाजार था, यानी वहाँ बहुत छोटा बाजार था। और कस्बे में क्या था, लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था एक, और एक सीमेंट का कारखाना था, यानी वहाँ सीमेंट बनता था। 2 ओपन एयर सिनेमाघर थी। यह ओपन एयर सिनेमाघर के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो ओपन एयर सिनेमाघर हम उस सिनेमाघर को बोलते हैं जहाँ खुले मैदान में बैठाकर लोगों को सिनेमा दिखाया जाता है। तो नगर पालिका थी, यानी म्यूनिसिपालिटी थी वहाँ जहाँ लोगों की समस्या का समाधान वगैरह किया जाता था। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा देती थी, कभी कोई पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, और कभी सम्मेलन रखवा देती थी। तो नगर पालिका का वगैरह बहुत सारा काम यहाँ दिया हुआ है। कभी वो क्या करती थी कि सड़क पक्के की बनवा देती थी, कभी लोगों के लिए शौचालय बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती थी कि कबूतर अच्छी तरह से रह सकें, और कभी क्या करती थी कि कभी सम्मेलन रखवा देती थी ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। तो इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर में मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो एक बार क्या हुआ कि उसके जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यानी उसकी मूर्ति लगवा दी। कहाँ, बाजार के मुख्य चौराहे पर, यानी वहाँ के एकदम मुख्य में। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में हमें बताया गया है, बल्कि उसे एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा किताब है जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसके छोटे से हिस्से के बारे में हमें बताया गया है, जिससे हमें देशभक्ति की भावना जाग सके और हम एक अच्छा इंसान बन सकें। तो आशा करते हैं इस कहानी से आपको जरूर सीख मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन किसी भी देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति का लागत अनुमान और उपलब्ध बजट के कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहारों और चिट्ठी पत्र के बर्बाद होता हुआ लोग बोर्ड में सावधानी के साथ खोज करते हुए घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि वो उनको नहीं पता था, वो नगर पालिका पूरी तरह से वंचित था कि मूर्तियों के बनाने में कैसा मूर्तिकार बुलाना चाहिए, कितना अनुमान लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यह सोचकर विचार किया कि वो कोई स्थानीय कलाकार यानी वहाँ के आसपास के ही कोई कलाकार को मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो फिर जो जिनको मिलता है वो थे कस्बे के इकलौते जो हाई स्कूल था उसके मास्टरमाइंड, जिसका नाम था मोतीलाल जी, और उन्हें यह काम सौंप दिया गया और उन्होंने जल्दी जल्दी 1 महीने में ही मूर्ति बनाकर पूरा कर दिया। तो जैसा कि कहा गया चुका था, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक में कोट और दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो यहाँ दिया गया है कि जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जो मूर्ति क्या थी, ऊंची थी और उसमें 2 फुट की थी और उसमें बटन लगा हुआ था जिसे कहते हैं बस्ट, और वो मूर्ति बहुत सुंदर थी तो और सीधे साधे और मनमोहक दिखाई दे रही थी। और उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि देश में बलिदान की लोगों को प्रेरणा मिल रही हो, जैसा कि नेताजी ने कहा था, दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह। तो उन्हें संगमरमर के चश्मे की जगह एक सामान्य और सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। तो यहाँ क्या दिया गया कि केवल एक ही चीज़ की कमी खटकती थी, वहाँ उन्हें संगमरमर का चश्मा नहीं लगा पाया। हो सकता है कि वो भूल चुका हो और उनके पास संगमरमर का चश्मा
नहीं था। उसके अलावा उनके पास क्या था कि सामान्य सा एक असली चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। तो हलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजर रहे थे और वहाँ उन्होंने पान खाने के लिए रुका, तो वो यह देखकर बहुत चौंक चुके। उन्हें शरीर पर मुस्कान उनके मुंह पर आ गई कि उन्होंने देखा कि वाह भाई, क्या आइडिया है, किसी पत्थर की मूर्ति पर असली का चश्मा लगा हुआ है। तो ये देखकर हलदार साहब के मुख पर बहुत मुस्कान आ गया। और जब हलदार साहब अपना जीप को लेकर कस्बा छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ने लगे, यानी वहाँ से आगे जाने लगे, तो उनके मन में बात वो सोचते थे कि उन्हें इस बात का बहुत एहसास हुआ कि आज के भी लोगों में देश के प्रति देशभक्ति है, यानी देश के वासियों के में देश के प्रति आत्मसम्मान वगैरह देशभक्ति की भावना है। और कुल मिलाकर उन्होंने पाया कि आज के नागरिक भी देश के बारे में सोचते थे और आज का इंसान भी देश के देशभक्ति से वंचित नहीं है। वो भी समझता है कि देश की भक्ति की भावना क्या होती है और वो इसका अच्छे तरह से पालन भी करता है, और जिसके वजह से देश के शहीदों और वीरों को इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो फिर वो दूसरी बार वहां जब जाते हैं तो वो पाते हैं कि मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि चश्मा तो बदल चुका है। पहले क्या था कि मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, लेकिन इस बार क्या था कि गोल चश्मा था। तो हलदार साहब इससे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती इसलिए वो चश्मा ही बदल दे रहे हैं। तो इससे हलदार साहब पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अब वो क्या होता है कि तीसरी बार वहां जाते हैं, तो तीसरी बार भी उन्होंने क्या पाया, वहां नया चश्मा ही लगा था। तो लेखक ने कहा कि हलदार साहब जितनी बार भी उस कस्बे पर जाते हैं तो वो क्या पाते हैं कि वहां नया चश्मा होता है। और जितनी बार वो कस्बे में गए, कभी मोटा फ्रेम, कभी गोल फ्रेम, कभी चौकोर फ्रेम का चश्मा ही पाते हैं और हमेशा उस चश्मे को बदला हुआ हूँ देखते हैं। तो एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कौन काम करता है, वो कौन है जो कि ये काम करता है, उस मूर्ति का चश्मा बदलते रहता है। तो उन्होंने बताया पान वाले ने कि यह काम चश्मे वाला करता है, यानी कैप्टन चश्मे वाला कर देता है। यह पान वाले ने उससे बताया। तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा था। तो यहाँ पान वाले का चित्रण किया गया कि पान वाला बेसिकली कैसा इंसान था। तो पान वाला एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। वो काला था और मोटे था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। जब वो हलदार साहब के प्रश्न जब हलदार साहब ने पूछा कि वो ऐसा वो कौन करता है जो चश्मा डेली बदल देता है, तो वो देखकर बहुत हंसा। और जब वो हंसा तो उसकी तोंद हिलती थी। तो पीछे जो घूमा और अपने मुंह का पान थूका और वो बताता है फिर ये काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो क्या करता है हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो हलदार साहब नहीं समझ पाए कि कैप्टन चश्मा वाला क्या करता है। फिर पान वाले ने बताया कि वो तो डेली इसका चश्मा चेंज करता है। तो फिर वो बताते हैं कि चश्मा चेंज वो क्यों करता है, ऐसा हलदार साहब उससे पूछते हैं। तो कोई ग्राहक आ गया समझो, वो बताते हैं कि ग्राहक यानी ग्राहक, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए और अगर कैप्टन के पास वो चश्मा नहीं होता है तो वो क्या करता है कि मूर्ति पर से वो चश्मा उतार लेता है और मूर्ति को नया चश्मा पहना देता है। तो ऐसा ही क्या होता है, डेली बाय डेली मूर्ति पर का चश्मा चेंज होते रहता है। तो अब हलदार साहब को बात कुछ समझ आ गई थी। एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती थी, बल्कि याद करती थी उसे, वो बहुत देशभक्त इंसान था। मानो नेताजी को चश्मे के प्रति असुविधा हो रही हो, यानी चश्मे के बिना नेताजी अधूरे अधूरे से लग रहे हो। तो इसीलिए वो अपने छोटी मोटी दुकान से भी गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम यानी एक चश्मा नेताजी को मूर्ति पर लगा देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता था उससे उसी फ्रेम की डिमांड करता था, उसी चश्मे को मांगता था, तो वो जाता था और नेताजी की मूर्ति से वो चश्मा उतार लेता था और वो चश्मा उस ग्राहक को दे देता था। इस पर हलदार साहब कहते हैं कि वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात समझ नहीं आई। हलदार साहब पूछते हैं कि चश्मा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, यानी नेताजी के मूर्ति पर क्या कोई असली का चश्मा क्यों पहना रहा है, उस पर चश्मा क्यों ही नहीं संगमरमर का ही चश्मा बना देता है। लेकिन पान वाला उस समय तक दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका होता है।
दोपहर का समय था, दुकान पर बहुत भीड़ भाड़ थी और आंखों में ही हंसा। उसकी तोंद फिर से थिरकी। कत्थे की ठंडी फेंक फिर मुंह उसे तरफ पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो मास्टर ने इस बनाया था इस मूर्ति को नेताजी के, वो क्या था कि चश्मे बनाना भूल गया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में इसे एक ही महीना में तैयार किया था, इसीलिए वो चश्मा बनाना भूल गया था। तो पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए यह चकित कर देने वाली बात थी कि कोई इंसान कैसे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल सकता है। और वो इससे चकित होगा कि मास्टर जो मूर्तिकार मोतीलाल जी थे, वो क्या थे, अध्यापक थे। और क्या ये अध्यापक को ये भी नहीं पता कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होती है, और उन्होंने एक ही महीने में मूर्ति बनाने का पटक दिया, यानी वादा जैसे कि उन्होंने किया था, एक ही महीने में मूर्ति बनाकर दे दिया। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पे पारदर्शी शर्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। तो वो अब सोचते हैं कि ठीक है, मूर्ति तो बना ली, लेकिन चश्मा तो पारदर्शी चाहिए, कांच वाला, तो वो ये तय नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसे और कुछ बारीकी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता होगा। जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने में वो ऐसे ही बनाकर चला गया होगा, ऐसा दिल दिया पान वाले ने। तो ये बात नेताजी को, हवलदार साहब को कुछ विचित्र लगी। उन्हें ख्यालों में खो गए और पैसे चुकाकर चश्मे वालों को देशभक्ति के सामने नतमस्तक हुए। यानी वह चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले का यह काम देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी बहुत सराहना की। और फिर वो अपने जीप की तरह चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले से पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? जैसा कि कैप्टन चश्मे वाला का नाम सुनकर किसी के में भी मन में सवाल आएगा कि हो सकता है अगर वो नेताजी के प्रति उसकी इतना श्रद्धा है तो वो क्या होगा, एक नेताजी का साथी ही होगा, या आजाद हिंद फौज जो कि नेताजी की सेना थी सुभाष चंद्र बोस की, उसमें एक सिपाही हो सकता है, ऐसा कि हवलदार साहब को लगता था। लेकिन उस खा लिया। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर उन्हें लाल काली बत्ती सी दिखाई। वो पान खाता था, इसलिए उसकी बत्ती सी लाल काली हो चुकी थी। और बोला कि नहीं साहब, जो कैप्टन चश्मे वाला है वो एक लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसकी ओर बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, ऐसा पान वाला बोलता है। तो हवलदार साहब को यह बात बहुत बुरी लगी कि किसी देशभक्त का मजाक पान वाला उड़ा रहा है। मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गया। वो चकित हो गया कि वो एक जो कैप्टन चश्मे वाला था वो एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जिसके सर पर गांधी टोपी थी और काला चश्मा लगाया हुआ था, और हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और उसमें एक बांस से टंगे हुए बड़ा सा उसने सांचा लिया था, जिसमें उसने बहुत सारे चश्मे टांगे हुए थे। यह देखकर जो हमारे हवलदार साहब है बहुत सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गए। और वो के पास, बेचारे के पास ना ही कोई दुकान नहीं थी, वो बिल्कुल इसी इधर उधर फेरी लगाता रहता था। तो हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, यानी उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, उसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन पार वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता और तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी नेताजी को देखने जो हवलदार साहब आए थे जो कस्बे के काम से, उनका ड्राइवर को भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। आप बेसिकली इस फोटो में देख सकते हो कि ये रहा हमारा कैप्टन चश्मे वाला, जो एक लंगड़ा है, उसके पास एक संदूकची है और वह नेताजी के चश्मा फोटो पर, उनके मूर्ति पर क्या लगा रहा है, चश्मा लगा रहा है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो ये बेसिकली 2 साल तक वो डेली हर एक 15 दिन तक वहां आते रहते हैं। कभी गोल चश्मा देखते हैं, तो कभी चकोर देखते हैं, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा। लेकिन उन्होंने एक चीज पाया कि हमेशा कोई ना कोई चश्मा उनके आंखों पर जरूर होता है। उन्होंने बिना चश्मे की कभी उनकी मूर्ति नहीं देखती थी। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतूक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, और यह देखकर जो हवलदार साहब थे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में देशभक्तों के लिए एक बहुत ही अपार श्रद्धा थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। तो एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है, और उस चौराहे की उस दिन अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर आंखों पर चश्मा नहीं था।
फिर अगले 15 दिन बाद जब वहां आए तो उन्होंने फिर से पाया कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। तो इस क्वेश्चन जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाला बहुत उदास हो गया। वो पीछे मुड़ा, पान अपने मुंह से थूका और झुककर अपनी धोती हुई सिर से आंखें पोंछने लगा। उसकी आंख में आंसू थे। अब वह बोलता है, साहब कैप्टन मर गया, यानी वो कैप्टन वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कुछ भी पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। अब हवलदार साहब के मन में कोई सवाल नहीं था, वो बिल्कुल बहुत दुखी हो चुके थे यह सुनकर कि कैप्टन चश्मे वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जिंदगी, जवानी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और उसके लिए बिकने को मौके ढूंढती है। देख दुखी हो दुखी गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। तो वह क्या कहते हैं कि उस देश का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा कि जो घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी के कारण और दूसरे पर जो देशभक्त होता है उस पर हंसती है और खुद बिकने के मौके ढूंढती है। वो अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके लिए देश, ये इसका कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में ऐसे भी कुछ कुछ स्वार्थी लोग होते हैं। उसी पर उपहास करते हुए, उसी पर व्यंग करते हुए यहाँ कैप्टन चश्मे वाले को श्रद्धांजलि देते हुए हवलदार साहब ये बात करते हैं। तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयशाली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रस्थित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो अब जब हवलदार साहब अगली बार वहां से आते हैं तो वो उनके मन में ख्याल आता है कि वहां उनकी मूर्ति तो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन उस पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर ने मोतीलाल ने तो फ्रेम बनाना भूल ही चुका था। वो जल्दी जल्दी में उसका कोई फ्रेम नहीं बनाया था। ये ख्याल उनके दिमाग में आया और कैप्टन भी अब नहीं रहा। तो वो सोचे कि अब इस मूर्ति पर चश्मा कौन पहनाएगा। आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ऐसा उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि वो बिना नेताजी के चश्मों के वो मूर्ति नहीं देख सकते थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे और वो चाहते थे कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं उनका इज्जत हो, उनका सम्मान हो और हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना हो। तो ड्राइवर से कह दिया, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर चौराहे पर आज मत रुकना, आज बहुत काम है, हम पान आगे कहीं खा लेंगे। हम चौराहे पर वहां रुककर पान नहीं खाएंगे, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति को ऐसे नहीं देख सकते थे। लेकिन आदत से मजबूर चौराहे पर आते आते ही मूर्ति की तरफ उसकी आंखें उठ गई। वो इतने बड़े देशभक्त थे कि वो अपने आंखों को भी मूर्ति से फेर नहीं पाए और उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली गई। उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके चीखें पड़ गई। रुको! जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। जब हवलदार साहब ने कहा रुको, तब ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जब हवलदार साहब जैसे जोर से चिल्लाए रुको, तो सबको लगा कि क्या हो गया, इसीलिए सब उन पर देखने लगे। देख रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसे ठीक से सामने जाकर अटेंशन से खड़े हो गए। वो क्या होता है कि जल्दी से गाड़ी रुकवाते हैं और मूर्ति की तरफ तेज कदमों के साथ जाते हैं, मानो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक चीज देख लिया हो, और मूर्ति के पास जाते हैं और अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना मोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा बेसिकली हम लकड़ी को बोलते हैं। तो वहां सरकंडे से बने छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। तो अब उन्होंने पाया इस बार कि उसके मूर्ति पर क्या था, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा यानी लकड़ी का बना चश्मा लगा हुआ था, कि जो कि आमतौर पर बच्चे ही बनाते हैं। इस पर हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इस बात को सुनते ही हवलदार साहब इसको देखते ही वो बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखें पूरी तरह से भर आई और वो अपने देशभक्ति, शहीदों के प्रति देशभक्ति की भावना को वो अपने अन्न में बहुत बड़ा स्थान देते हैं और वो बहुत सराहना करते हैं उस छोटे से बच्चे का, जिसने उन्हें सराहने यानी सरकंडे का चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति को सम्मान दिया यानी इज्जत दिया। और वो इससे बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें
भर आती है। और इससे वो सोचते हैं कि आजकल की पीढ़ियों में भी नेताजी के प्रति यानी देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना है। और आज का भी सम्मान, आज की भी पीढ़ियां, आज के भी समाज इस महापुरुषों के प्रति सम्मान, इज्जत, स्नेह और देशभक्ति की भावना से विमुख नहीं है। और आज के भी लोगों के मन में हमारे देश के प्रति उतनी ही श्रद्धा है, उतनी ही निष्ठा है और उतनी ही देशभक्ति है। तो इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने महापुरुषों के प्रति क्या होना चाहिए, स्नेह, सम्मान और आदर का भावना होना चाहिए। हमारे भी इस हृदय में देशभक्ति होना चाहिए और हमें तो हमेशा यह साबित करना चाहिए कि हमें अच्छे देशभक्त हैं और समय आने पर हमें देश के लिए प्राण गंवाने से भी नहीं चूकना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ चैप्टर और गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो था स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा को खत्म कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप पर एक नया वीडियो बना दूं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो डाल दूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।